गर्मी में एक पंखे का ससुराल। सुरेखा अपने दोनों बेटों अमित और दर्पण की शादी एक साथ एक ही मंडप में करवा देती है। शादी करके सुरेखा की दोनों बहुएं अपने ससुराल चली आती है। अमित की पत्नी कोमल थी, जो कि बहुत ही काली सांवली थी, और दर्पण की पत्नी रिया थी, जो बहुत ही गोरी सुंदर थी। सुरेखा अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहती है, जो एक ही कमरे का घर था, और उस छोटे से घर में केवल एक ही स्टैंड वाला पुराना पंखा था। दर्पण, आपका ये घर कितना छोटा है और यहाँ तो एक ही पंखा दिखाई दे रहा है। हाँ रिया, हम बहुत गरीब हैं और अब से हमें इसी कमरे में सबके साथ उठना बैठना सोना है। क्या? एक ही कमरे में सबके साथ सोना? ये कैसे हो सकता है दर्पण? बहू, इस घर के सिवा हमारे पास और कोई घर नहीं है, और पास में इतने पैसे भी नहीं है कि हम तुम दोनों बहुओं के लिए अलग से किराए का मकान ले सकें। अमित और दर्पण ये दोनों सारा दिन मेहनत करके केवल 200 रुपए ही कमा पाते हैं, और वो सारे पैसे घर खर्च में चले जाते हैं। इसीलिए तुम दोनों बहू को इस एक कमरे के ससुराल में ही रहना है अब। माँ जी, हम सबके साथ कैसे सो सकते हैं? कितना अजीब लगेगा। मुझे तो सोचकर ही शर्म आ रही है। काली कलूटी, तू क्या चाहती है? मैं तेरे लिए ताजमहल बना दूं कि तू आराम से अपने पति के साथ सो सके? माँ जी, मेरा मतलब वो नहीं था, मुझे माफ कर दीजिए। चलो, अब दोनों जल्दी से अपने कपड़े चेंज करो और घर के काम में लग जाओ। दोनों बहुएं एक एक करके घर के बाथरूम में जाती हैं और कपड़े चेंज कर लेती हैं। रात का समय होता है। अमित, दर्पण, ये देखो, मैं अपने दोस्त से ये बड़ा सफेद कपड़ा लेकर आया हूँ। इस कपड़े को घर के 3 हिस्से में बांध दो, ताकि एक हिस्से में कोमल बहू और अमित सो सके, दूसरे हिस्से में दर्पण और रिया बहू, और तीसरे हिस्से में हम दोनों सो सके। दर्पण और अमित अपने एक घर के कमरे में वो कपड़ा लटका देते हैं। अब उस कमरे के 3 हिस्से हो चुके थे। सब अपने अपने हिस्से में जाकर लेट जाते हैं। गर्मी के कारण सबका हाल बेहाल हो जाता है। अब घर में तो केवल एक ही पंखा था, वो भी कमलेश और सुरेखा के पास लगा हुआ था। दर्पण, कितनी गर्मी लग रही है यहाँ। जाओ ना, वो पंखा ले आओ वहाँ से। रिया, मुझे बहुत नींद आ रही है, सोने दो प्लीज। इतना कहकर दर्पण सो जाता है। ऐसे लग रहा है जैसे मैं अपने ससुराल में नहीं, बल्कि किसी कैद खाने में आ गई हूँ। न ढंग का घर है, न हवा आने के लिए कोई पंखा। अब क्या रात भर इसी गर्मी में पड़ी रहूं? इन दिनों कड़ी गर्मी पड़ रही थी, इसलिए बगैर पंखे के सोने में सबको बहुत तकलीफ हो रही थी। तभी रिया चुपके से अपने पर्दे के बाहर आती है और वो देखती है कि कमलेश और सुरेखा मस्त उस पुराने स्टैंड वाले पंखे की हवा में सो रहे थे। ये देखो, मैं यहाँ गर्मी में मर रही हूँ और ये दोनों मस्त पंखे की हवा में सो रहे हैं। एक काम करती हूँ, इस पंखे को उठाकर अपने साइड ले आती हूँ। वो पंखा बहुत ही पुराना था, उसमें हमेशा करंट रहता था, इसलिए उसे कोई भी हाथ नहीं लगाता था। वो जैसे ही पंखे को हाथ लगाती है, तभी उसे लग जाता है जोरदार करंट का झटका, और वो उसी पंखे से चिपक कर थर थर करने लगती है। इधर सारे लोग सोए हुए थे और इधर रिया पंखे से चिपकी करंट से थर थर कर रही थी। तभी सुरेखा की आंख खुलती है और वो जब रिया को देखती है। अरे, ये चिपक गई रे! सुरेखा की आवाज सुनकर सब लोग जाग जाते हैं। सभी लोग जैसे ही रिया की हालत देखते हैं, तभी दर्पण एक बड़ा सा लकड़ी का डंडा लाता है और रिया के हाथ पर मारकर रिया को पंखे से अलग कर देता है। रिया, तुम ठीक तो हो ना? ये क्या था? ये पंखा? बहू, तुम उस पंखे के पास गई ही क्यों? वो पंखा बहुत पुराना है, उसमें हमेशा करंट रहता है। हम में से कोई उसे हाथ भी नहीं लगाता। अरे, तो मैं जब इस घर में आई थी तब बताया क्यों नहीं मुझे? पूरे शरीर का रेजा रेजा हिल गया मेरा। अच्छा हुआ मुझे पता चल गया। अब तो मैं कभी इस पंखे को हाथ नहीं लगाऊंगी। अरे, फेंक कर जाओ इस पुराने पंखे को बाहर। आज इसके कारण मैं दुनिया से कम हो जाती। जैसे तैसे सब सो जाते हैं। अगले दिन कोमल घर में सबके लिए खाना बना रही थी। रिया बहू, तू बाहर आंगन में बैठकर सारे गंदे बर्तन धो ले। रिया बाहर आती है तो बाहर कड़ाके की धूप पड़ रही थी। इतनी गर्मी में रिया का हाल बेहाल हो रहा था। यहाँ तो कितनी धूप है। अगर मैं इस धूप में काम करने लगी तो 1 घंटे में ही जेठानी जी की तरह काली हो जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगी। रिया झट से घर के अंदर आती है। क्या हुआ बहू, क्यों चली आई? माँ जी, बाहर कितनी धूप है। मैं इतनी धूप में अगर बर्तन धोने लगी तो मेरा गोरा रंग काला हो जाएगा। आप ये काम जेठानी जी को ही दे दीजिए, वो तो पहले से ही कितनी काली है। कोमल बड़ी ही सीधी सादी थी। कोई बात नहीं रिया, तुम खाना बना दो, मैं बाहर बर्तन धो देती हूँ। कोमल बाहर चली जाती है। इधर गर्म चूल्हे पर रोटियां डालने से रिया को और ज्यादा गर्मी लग रही थी।
उसके शरीर से पसीना पानी की तरह बह रहा था। ये देखकर रिया एक घड़ा पानी अपने शरीर पर डाल लेती है। कितनी गर्मी लग रही है यहाँ। ये गर्मी मुझे चैन से रहने ही नहीं दे रही यहाँ। ना दिन में चैन है ना रात में चैन है। बहू ये क्या किया, पूरे घर में पानी पानी कर दिया। माँ जी, एक तो आपका ये घर कोई ढंग का नहीं है, ऊपर से यहाँ कोई पंखा भी नहीं है। ऐसे लग रहा है जैसे मैं कोई ईंटों की भट्टी में काम करने आ गई। अरे इतनी गर्मी में तो मैं पागल हो जाऊंगी। मुझे नहीं रहना है अब इस घर में, मैं जा रही हूँ। रिया गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। रिया रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। क्या रुक जाओ? आप मुझे शादी करके ऐसे घर में ले आए जहाँ ढंग का एक पंखा भी नहीं है। एक पंखा है, उसे भी छूते ही शरीर की हालत खराब हो गई। मुझे नहीं रहना ऐसे घर में। तभी कोमल रिया से कहती है, रिया रुक जाओ, हम जानते हैं हमें यहाँ बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, पर ये हमारा ससुराल है रिया। यहाँ भले ही कैसा भी माहौल हो, पर हमारा कर्तव्य है कि हम यहाँ रहें और सबकी सेवा करें। हमारे पति की आमदनी इतनी नहीं है कि वो बड़ा घर बना सके, 2-3 पंखे घर में लगा सके। तो आप क्या चाहती है, इतनी गर्मी में रहकर मैं आपकी तरह काली हो जाऊं? रिया, अब हम इस परिवार के सदस्य हैं। हम अपने पतियों का सहारा बनते हैं ना। हमारे पतियों की आमदनी बहुत कम है, इसीलिए वो हमारे लिए नया पंखा या कूलर नहीं ला सकते। उन्हें अपना परिवार चलाना होता है, इसीलिए अब हमें भी बाहर जाकर काम करना होगा। यहाँ गांव में एक कंपनी है जहाँ कई सारी महिलाएं कपड़े सिलाई का काम करती है। हम दोनों भी वहाँ जाकर काम करते हैं ना। सुना है वहाँ काम करने से बहुत पैसे मिलते हैं। अगर हम भी काम करने लगे तो घर में ज्यादा पैसे आएंगे और हमारी सारी समस्या भी दूर हो जाएगी। रिया, अब हमें ही अपने ससुराल को आगे लेकर चलना है। कोमल की इस बात से सभी सहमत रहते हैं और उसी दिन से कोमल और रिया दोनों मिलकर उसी गांव की एक कपड़ा सिलाई कंपनी में जाकर काम करने लगते हैं और कुछ ही महीनों में एक बड़ा सा घर किराए से ले लेते हैं, जिसमें 3 कमरे थे और हर कमरे में एक पंखा और एक कूलर था। जिसके बाद सभी आराम से उस बड़े से घर में रहकर अपना जीवन बिताते हैं। वाह कोमल, जो काम हम बरसों में ना कर सके वो तुम दोनों ने कुछ ही महीनों में कर दिखाया। परिवार की डोर साथ में काम करने और साथ चलने से ही बनी रहती है। जिसके बाद सभी उस बड़े से घर में आराम से अपना जीवन बसर करते हैं और सभी लोग इसी तरह से खुशी खुशी रहने लगते हैं। राधा रसोई में खाना बना रही होती है। रसोई में हो रही गर्मी से बेचारी बहू पूरी तरह पसीने से भीगी हुई हालत में बाहर आती है। माँ जी, मैंने खाना बना दिया है, आपका खाना लगा दूं? सास बेचारी बहू को गुस्से से घूरकर टेढ़ा सा जवाब देती है। बिल्कुल भी नहीं, तेरे काले कलूटे हाथों का बना खाना नहीं खाना मुझे। अब अपना एक कोयले जैसा चेहरा लेकर चली जा मेरे सामने से। ऐसा कहकर कादम्बरी दरवाजे की ओर देखने लगती है। तभी उसका बेटा राज एक बहुत ही खूबसूरत मॉडर्न लड़की के साथ अंदर आता है। दोनों को शादी के जोड़े में देखकर राधा की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो रोते हुए अपने पति के पास आकर कहती है, राजवीर जी, ये सब क्या है? कौन है ये लड़की? हाउ कुड यू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को छूने की? दूर हटो। अरे कैसा पति, किसका पति? मैं राजवीर जी की पहली पत्नी हूँ, समझी तुम? मेरी पत्नी मलाइका है, तुम मेरी पत्नी नहीं बल्कि पनौती हो। मुझे हमेशा से एक सुंदर स्मार्ट बीवी चाहिए थी। कभी सोचा नहीं था कि तुम जैसी काली कलूटी लड़की से मेरा सरप्राइज वाली शादी हो जाएगी। घिन आती है मुझे तुमसे, समझी? काम डाउन डार्लिंग, तुम इस काली कलूटी की बातों पर पैनिक होकर अपना खून क्यों जला रहे हो? घर आई सौतन को देखकर राधा अपनी सास के पैरों में गिरकर रोते हुए कहती है, माँ जी, आप राजवीर जी को कुछ समझाइए ना। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते? वो मेरी सौतन कैसे ला सकते हैं? कादम्बरी बेचारी बहू की तकलीफ पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाती और बड़ी ही बेरहमी से उसके बाल खींचकर कहती है, काली कलूटी करमजली, खुद तो दहेज में एक खोटा सिक्का नहीं लेकर आई। आंखें फाड़ फाड़ कर देख, तेरी सौतन दहेज में कितना कुछ लाई है। गोदरेज की अलमारी, बेड, सोफा और इतनी महंगी इम्पोर्टेड एसी भी। अब मुझे तुझ जैसी काली कलूटी बहू को इस घर में और झेलने की जरूरत नहीं। काली बहू को घर से निकालने की बात सुनकर मलाइका मन ही मन कहती है, ओह गॉड, अगर ये कैपेचिनो इस घर से चली गई तो ये बॉडम बुढ़िया मुझसे काम कराएगी। नो नेवर। सासू मॉम, मेरी काली सौतन को यहीं रहने दीजिए। आखिर घर की देखभाल के लिए एक पालतू कुत्ता तो चाहिए होता है। सासू माँ, कल सुबह ये एसी मेरे कमरे में सेट करा देना। लेट्स गो राज। ये कहकर मलाइका मुस्कुराते हुए राज के साथ कमरे में चली जाती है। वहीं कादम्बरी भी अपने कमरे में चली जाती है और राधा फर्श पर बैठी फूट फूट कर रोती है। तभी बेचारी काली बहू की आंखों के सामने बीते कल की यादें झांकने लगती हैं।
ये कहानी है कादम्बरी और सरिता की, जो अच्छी सहेली हैं। सरिता अपनी बेटी राधा के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में गुजर बसर कर रही थी। जो भी रिश्ते वाला राधा को देखने आते उसके काले रंग के कारण ठुकरा कर चले जाते, मगर इस बार सरिता ये सह नहीं पाती और उसे दिल का दौरा पड़ जाता है। माँ, आपको क्या हो गया? आंखें खोलो माँ, मुझे माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। राधा अपनी माँ को अस्पताल लेकर पहुंचती है, तभी कादम्बरी भी वहां आ जाती है। देखिए, इनके पास वक्त बहुत कम है, अब ये कुछ पलों की ही मेहमान है। सरिता, तू चिंता ना कर, ये डॉक्टर तो कुछ भी कहते हैं, तू ठीक हो जाएगी। कादम्बरी, मेरे मन में हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी तेरे घर की बहू बने। मरने से पहले मैं अपनी बेटी का घर बसते देखना चाहती हूँ। तू मेरी ख्वाहिश पूरी करेगी ना? हाँ, मैं करूंगी। इसलिए कि सरिता कादम्बरी की सहेली थी, ना चाहते हुए भी वो काली शक्ल की राधा की शादी अपने सुंदर बेटे राजवीर से कर देती है और सरिता हमेशा के लिए दुखदाई दुनिया को छोड़ जाती है। शादी की रात राधा दुल्हन के जोड़े में कमरे में बैठी होती है, तभी राजवीर बड़ी ही बेरहमी से बेचारी राधा की बाह मरोड़ कर उसे बिस्तर से धक्का देता है। खबरदार, जो मेरे बेड पर फिर बैठी तो मैं तेरी जान ले लूंगा। राजवीर जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ और इस नाते ये कमरा मेरा भी है। ये कमरा सिर्फ मेरा है, मैं अपने कमरे में तुझ जैसी काली कलूटी को नहीं झेल सकता, निकल जा यहाँ से। ये कहकर राजवीर राधा को कमरे से निकाल देता है। वहीं अगली सुबह कमला मिठाई लेकर कादम्बरी के घर आती है। ये ले कादम्बरी, मिठाई खा। क्या बात है कम्मो, ये मिठाई किस खुशी में खिला रही है? अरे, बड़े ही अच्छे घर में शादी हुई है मेरे बेटे की। बहू के घर से भर भर कर दहेज मिला है और बहू भी चांद का टुकड़ा है। पता है, इम्पोर्टेड एसी भी मिला है। अब मुझे गर्मी में उबलना नहीं पड़ेगा, मजे से कटेगी मेरी जिंदगी। और सभी की किस्मत कम्मो की जैसी कहाँ। अब तो यही देख ले, बहू भी काली पीली है और दहेज तो दिया नहीं, सड़ती रहेगी सारी जिंदगी गर्मी में। कमला की तानों भरी बातों से कादम्बरी का मन अपनी काली बहू के लिए खटास से भर जाता है। अब कादम्बरी अपने बेटे की दूसरी शादी खूबसूरत लड़की से करेगी, जो भर भर कर दहेज लाए और महंगा एसी भी, और साथ ही मुझे इस कोयला खदान से छुटकारा भी मिल जाएगा। इसके बाद कादम्बरी राजवीर के लिए अमीर लड़की की तलाश करने लगती है। इसी बीच राजवीर कादम्बरी को अपनी गोरी गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है और लालची सास अपने बेटे की दूसरी शादी करके अपने ही बहू की सौतन घर ले आती है। शायद मेरी किस्मत में ही पति का प्यार नहीं लिखा। आज राजवीर जी मेरी सौतन के साथ खुश है, तो मुझे सौतन की सोहबत भी मंजूर है। इस तरह राधा अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने पति की खुशी के लिए सब कुछ सहती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और काली बहू सूरज उगने से पहले उठती और रात ढलने तक काम करती, तो वहीं अमीर सौतन सारा दिन अपने कमरे में एसी के आगे बैठे बैठे फरमाइश करती। एक संडे की शाम की बात है। राधा, हरे ओ राधा, शाम हो गई है, मेरे और राज के लिए चाय और गर्मा गर्म समोसे लेकर आओ। जी अच्छा, लाती हूँ। सारा दिन काम करके थकी हारी बहू भरी गर्मी में चाय समोसे बनाकर जल्दी से चाय बनाकर अपनी सौतन के कमरे में लाती है, जहां मलाइका राजवीर के गले से लगी होती है। ये देखकर राधा रोते हुए वहां से जाने लगती है। चेहरे के साथ तुम्हारे दिमाग पर भी काली मैल जमी हुई है क्या? तुम्हारे अंदर इतना भी सेंस नहीं है कि एक न्यूली वेड कपल का कमरा नॉक करके आना चाहिए? माफ कर दो मलाइका, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। ऐसा कहते हुए बेचारी काली बहू के दिल का दर्द आंखों से छलक पड़ता है और वो आंसू भरी आंखों के साथ रोते हुए भागकर रसोई में आकर दूध उबालने लगती है। तभी दूध उबलकर गिर जाता है। तभी किचन के पास से गुजर रही कादम्बरी ये देखकर काली बहू को काले रंग का ताना कसते हुए खूब खरी खोटी सुनाती है। क्यों री काली कलूटी, करम जली अंधी हो गई है क्या? इतना दूध गिरा दिया, अब इसकी भरपाई क्या तेरी मरी हुई माँ आकर करेगी? आज तेरा खाना बंद रहेगा, अब तेरी अकल ठिकाने आएगी। इस तरह एक छोटी सी भूल की सजा में बेचारी बहू को पूरा दिन पूरी रात भूखा रहना पड़ता है। वहीं सौतन अपने लिए स्विगी से खाना ऑर्डर करके मजे से एसी की ठंडी हवा में खाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और कभी सास तो कभी पति उस पर जुल्म ढाते, और ये सब देखकर मलाइका मन ही मन खूब खुश होती। ऐसे ही गुजरते दिन के साथ बेहिसाब गर्मियां होने लगती हैं, जिस कारण कादम्बरी की तबीयत बिगड़ने लगती है और एक दिन वो बेहोश हो जाती है। तभी काली बहू भागती हुई वहां आती है। माँ जी आंखें खोलिए, आपको क्या हो गया? माँ जी, राजवीर जी जल्दी आइए। क्या हुआ? माँ बेहोश कैसे हुई? मलाइका जल्दी आओ।
रिलैक्स राजवीर, सासू माँ सिर्फ बेहोश हुई है, मरी थोड़ी है जो तुम मोटे मोटे आंसू बहा रहे हो। ये कहकर मलाइका सोफे पर बैठकर नेल पॉलिश लगाने लगती है। थोड़ी देर में डॉक्टर आकर कादम्बरी की जांच पड़ताल करके कहते हैं, देखिए इनके कमरे का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म और भभके से भरा है, इन्हें एसी की हवा में रखिए। इस पर राजवीर मलाइका से कहता है, मलाइका क्यों ना हम अपना एसी वाला कमरा माँ को दे दें, माँ को एसी की सबसे ज्यादा जरूरत है। आर यू क्रेजी राज, सीरियसली तुम चाहते हो मैं अपना कमरा सासू माँ को दे दूं और खुद गर्मी में सड़ूं? आई एम सॉरी, मैं इतनी भी महान नहीं और तुम्हारी काली बीवी की तरफ बेवकूफ भी नहीं, समझे? वैसे भी वो एसी मेरे पैसे के हैं और तुम्हारी माँ की औकात नहीं है एसी में सोने की। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम्हारी माँ मर ही तो जाएगी, वैसे भी उम्र तो हो ही चली है। यह सुनकर राजवीर मलाइका को थप्पड़ मारकर कहता है, शर्म नहीं आती? अपने ऐश के लिए तुम मेरी माँ के मरने की बात कर रही हो? आज से मेरे और तुम्हारे बीच का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया, चली जाओ यहाँ से। रुकना भी कौन चाहता है तुम्हारे साथ? जा रही हूं मैं हमेशा के लिए, तुम जैसे 36 मलाइका के आगे पीछे घूमते हैं। इसी के साथ मलाइका हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और वहीं बेचारी काली बहू सारी रात अपनी नींद न्योछावर करके अपनी सास की सेवाबारी करती है, जिससे राजवीर और कादम्बरी दोनों की आंखें खुल जाती हैं और वो अपनी गलती पर पछतावा करते हैं। राधा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी कदर नहीं कर सका और तुम्हें शादी के दिन ही ठुकरा दिया। सुंदर बीवी पाने की चाहत में गलत रास्ते पर पैर रख दिया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे एक मौका दे दो। बहू मुझे भी माफ कर दे, सच तो ये है कि तेरा घर तोड़ने वाली मैं हूँ। अगर मैं राजवीर को ना भड़काती तो वो तेरी 100 तन ना लाता। माँ जी, राजवीर जी, जो हो गया सो हो गया, बीती बातों को ढूंढने से दुख और दर्द के सिवा कुछ नहीं मिलता। आप दोनों मेरी जिंदगी का हिस्सा हैं और हमेशा रहेंगे, फिर हालात चाहे जो भी हों। आखिरकार राधा की जिंदगी में सौतन बनकर आई मलाइका हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद राजवीर राधा को पत्नी का दर्जा देता है और कादम्बरी भी अपनी बहू के साथ खुशियों भरी शुरुआत करती है। इस तरह काली बहू को उसके हक की खुशियां मिल ही जाती हैं।